ग्रासलैंड में 100 रैबिट रहते हैं, रह पा रहे हैं क्योंकि ग्रास 1 लाख है। अगर मैं ग्रास को घटा के 50,000 कर दूं, क्या 100 रैबिट रह पाएंगे? इसका मतलब कि रैबिट का नंबर ग्रास पर डिपेंड कर रहा है। सेकंड बेटा आ रहा है मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस। प्रेडेटर्स इकोसिस्टम का बैलेंस बना के रखते हैं। कैसे? बोर्ड पर देखेंगे सब बच्चे। ये रहा एक ग्रासलैंड और ग्रासलैंड में ग्रास को खाने के लिए हर्बिवोर भी है और हर्बिवोर्स को खाने के लिए ये रहा लायन। जब ये होता है तो सबको खा पी कर बैलेंस रखता है। अरे सब कम रहते हैं तो ग्रास कम खाते हैं, ग्रास बची रहती है तो हर्बिवोर भी बचेगा और कार्निवोर भी बचेगा। ले जाओ रे बेटा इससे कहीं। जब इसे हटा देंगे तभी तो समझ में आएगा कि इसका रोल क्या है। जब हमने इसको हटाया तो हर्बिवोर के नंबर बढ़ जाएंगे। अरे वो ग्रास ज्यादा खा जाएंगे, ग्रास कम पड़ जाएगी तो हर्बिवोर भी मर जाएंगे, है ना बेटा? यहाँ इकोसिस्टम का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। समझ जाओ रे बेटा, इसके होने से इकोसिस्टम का बैलेंस रखता है। कहो बेटा, predator maintain ecosystem balance by keeping prey population under control. By keeping prey populations under control. prey population को कंट्रोल करके ये इकोसिस्टम का बैलेंस बना के रखते हैं। वैसे तो मैंने सिंपल और सरल एग्जांपल से आपको समझा दिया, लेकिन आपके एनसीईआरटी तो इंटरनेशनल एग्जाम्पल देती है। इसके लिए आप बच्चों को तुरंत लिए चलते हैं आज ऑस्ट्रेलिया। वंस अपॉन अ टाइम 1920s की बात है बेटा, ऑस्ट्रेलिया में गलती से एक प्लांट नया इंट्रोड्यूस हो गया जिसका नाम था प्रिकली पियर कैक्टस। आप कहें कि सर गलती से कैसे इंट्रोड्यूस हो गया? ये गलती का क्या मतलब है यहाँ पर बेटा? क्या आप प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब जानते हैं? फिलीपींस वालों ने नई राइस क्रॉप बनाई है, हाइब्रिड राइस है, यील्ड बहुत गजब की आती है। हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया में भी वो लगा दे। हमने ऑर्डर भिजवा दिया कि बीज भिजवाओ। पहली बार क्या इंडिया में वहां से आकर एक नया प्लांट ग्रो करेगा? तो नए प्लांट का पहली बार इंट्रोडक्शन ही तो प्लांट इंट्रोडक्शन है। अरे पहले ये इलीगल होता था, कोई भी उठा के ले आए तो उसके साथ अनवांटेड सीड्स भी आ जाया करते थे, जैसे अपने इंडिया में पार्थेनियम ग्रास पहुंची। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी गलती से प्रिकली पियर कैक्टस पहुंच गया। पहली बार बाहर से आया है। बताओ, जल्दी बताओ, क्या इसका वहां नेचुरल प्रेडेटर होगा? आया ही पहली बार है। अगर ऐसा है तो कहो मुन्ना, नेचुरल प्रेडेटर एब्सेंट है बेटा। यहाँ पर नेचुरल प्रेडेटर एब्सेंट अगर है तो उस केस में इसकी ग्रोथ कम होगी कि ज्यादा? ज्यादा, बहुत ज्यादा। अरे एनसीईआरटी कहती है इट कॉज हैवॉक, तबाही मचा दी। इट कॉज हैवॉक इन मिलियंस ऑफ हेक्टर रेंज लैंड। बहुत बड़े एरिया में तबाही मचा दी बेटा। रेंज लैंड का मतलब ग्रास लैंड होता है बेटा, प्योर ग्रास लैंड जहां ट्रीज नहीं होते। और जब ये इतना ग्रो करेगा तो वहां के नेटिव प्लांट सप्रेस होंगे।
अरे वहां के हर्बीओर तो नेटिव को खाते थे रे यार, और जब नेटिव ही कम हो जाएंगे तो हर्बीओर भी तो मरेंगे, उनका खाना कम हो रहा है। अगर ऐसा है तो इकोसिस्टम का बैलेंस गड़बड़ा गया। ऐसे समय में ऑस्ट्रेलियंस को चिंता हुई और वहां पर एक कैक्टोफैगस मौत को लाके छोड़ा। कौन सा मौत? मौत इंसेक्ट को ही कहते हैं बेटा। इसको लाके छोड़ा, इसने खा पी के कंट्रोल किया। अरे समझ जाओ रे बेटा, प्रीडेटर है तो बैलेंस है, प्रीडेटर नहीं तो। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर मौत भी तो पहली बार आया है, क्या इसको भी खाने के लिए किसी और को लाना पड़ेगा? ना, किसी की जरूरत नहीं है लाने की, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। अपने आप कैसे कंट्रोल होगा ये ग्राफ आपको समझाएगा बेटा, जो अब आने वाला है। ये ग्राफ आपको समझा रहा है कि ये किस तरह से कंट्रोल होगा। बनाऊंगा मैं ग्राफ आपके लिए, टाइम का, पॉपुलेशन का ग्राफ बनाऊंगा बेटा, लेकिन पहले ही आप बच्चों से कह देता हूं ये ग्राफ बायोलॉजी का है। ये ग्राफ रफली प्लॉटेड है। कोई भी बच्चा मेरे से एक एक मिनट का हिसाब ना मांगे, समझ पा रहे आप? ये रफली प्लॉटेड है बेटा। यहाँ पर जे रहा कैक्टस, उपजाऊ, और जे है मौत। आओ मौत, मौत नहीं मौत। बेटा ये जो यहाँ पर आपने ग्रीन 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 देखा है ये क्या है? कैक्टस है बेटा, कैक्टस। यहाँ पर ये जो स्काई ब्लू 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 दिख रहा है, अरे शुरुआत में कैक्टस ज्यादा है और मौत कैक्टस को खा रहा है तो मौत बढ़ रहा है और कैक्टस ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। मरेगा मौत, आ गई ना मौत को मौत। अगर ऐसा है कि वो आपस में ही लड़ लड़ के मरेगा क्योंकि उसका खाना कम हो चुका है, फिर मौत कम होगा, फिर कैक्टस बढ़ेगा, फिर समझ रहे हैं आप? अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्या अल्टीमेट एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। इस बात से एक चीज और हमें समझ में आ गई है कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म का नंबर अवेलेबल फूड पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक फूड चेन हमारे पास में ये रही, ग्रास, रैबिट, वोल्फ, लायन, T1, T2, T3, T4। मान लीजिए 1 लाख ग्रास हमारे पास में है बेटा, और 100 रैबिट है, 10 भेड़िए है, 1 लायन है। अरे मैं जो कह रहा हूँ क्या वो सच है? बताइएगा बेटा। इस ग्रास लैंड में 100 रैबिट रहते हैं, रह रहे हैं, रह पा रहे हैं क्योंकि ग्रास 1 लाख है। अगर मैं ग्रास को घटा के 50,000 कर दूं, क्या 100 रैबिट रह पाएंगे? इसका मतलब कि रैबिट का नंबर ग्रास पर डिपेंड कर रहा है। फिर आप कहेंगे कि सर मामला तो ठीक है, लेकिन भेड़िया भी तो रैबिट को खाता है, वो भी तो खा के कंट्रोल करता है। हमारे हिसाब से देखें, आप मुझसे कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से देखें तो रैबिट का नंबर तो भेड़िए पे निर्भर करना चाहिए। चलो बेटा मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि रैबिट का नंबर भेड़िए पे निर्भर करता है, तो बताइए फिर लाइन का नंबर किस पे निर्भर करेगा? भेड़िए पे। इसका मतलब प्रीवियस हो गया, तो यहाँ भी तो प्रीवियस रहो। फिर आपने कहा कि सर ये मामला भी ठीक लग रहा है, लेकिन फिर समझ में नहीं आ रहा कि भेड़िया कर क्या रहा है। भेड़िए का भी तो कोई रोल होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट एक बार में पहुंचना चाहिए सभी बच्चों तक। ध्यान से इधर एक्टिव हो जाओ बेटा, मोबाइल बाद में देख लेना वरना छीन लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। मोबाइल दिखाओ जब्त हुआ, यही है मामला आप सीधा। बिल्कुल बेटा, अभी रुको, स्टेटमेंट सुनो पहले, फिर उसके बाद करेंगे जब्त। देखो इस ग्रासलैंड में 100 रैबिट रहते हैं, रह रहे हैं, रह पा रहे हैं क्योंकि ग्रास 1 लाख है। अरे ये रैबिट 100 से बढ़कर एकदम 200 ना हो जाए, इसे रोकने का काम भेड़िए का है। समझ पा रहे? नंबर तो ग्रास पे ही डिपेंड करेगा, लेकिन स्टेबिलिटी प्रेडेटर पे डिपेंड करेगी। समझ पा रहे बेटा?
फिर आपके मन में दो क्वेश्चन और बच सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ठीक है सर, अगर प्रीवियस पे नंबर डिपेंड करता है तो ग्रास के आगे तो कोई है ही नहीं, इसका किस पे करेगा? कैसे नहीं है? लाइट है, मिनरल है, वाटर है, सब नॉन लिविंग है, इसलिए ट्रॉफिक लेवल नहीं है। फिर आप कहेंगे कि सर प्रीडेटर कंट्रोल के लिए जरूरी है, तो लाइन को कौन कंट्रोल करेगा? उसके आगे तो कोई है नहीं, क्या उसको कंट्रोल करने की जरूरत है क्या? वो तो अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इस में क्या कहना बेटा? तो दो बातें समझ में आ गई हर एक बच्चे को। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये रहा कि एट एनी ट्रॉफिक लेवल, ये इसके नीचे लिखना है, इस फूड चेन के नीचे, एट एनी ट्रॉफिक लेवल number of organisms depend on तो आपका आंसर होगा अवेलेबल फूड, या फिर स्लैश करके लिख दीजिएगा बेटा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल। दूसरा स्टेटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम स्लैश फूड चेन कह सकते हैं, डिपेंड ऑन, आंसर होगा प्रेडेशन। है बेटा? ग्राफ और भी आ रहे हैं, पहले वो देख लो। चेप लिया कि यहाँ तक? तो ग्राफ देख ले पहले, फिर एक साथ ही चेप ले। अच्छा पहले आज का ग्राफ और भी है। जैसे अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं जिसमें अगर स्ट्रेट लाइन खींचूं तो उसका मतलब ना फायदा ना नुकसान, जीरो है, और अगर बढ़ती हुई लाइन तो पॉजिटिव है। बताओ ये पॉजिटिव जीरो कौन सा रिलेशन है? कौन सा रिलेशन? मान लो बेटा मैं ऐसा ग्राफ आपके सामने बनाऊं जिसमें यहाँ स्ट्रेट लाइन और एक लाइन ऐसी है, तो ये कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव जीरो, जिसे क्या कहते हैं? एम। मान लो रे बेटा मैं आपके सामने ऐसा ग्राफ बनाऊं जिसमें कि यहाँ A ज्यादा तो B ज्यादा, A कम तो B कम। ओहो, इतना तो वही हो सकता है। अगर मैं आपके सामने ऐसा ग्राफ बनाऊं बेटा जिसमें दोनों नीचे जा रहे हैं, तो ये क्या है? ये कंपटीशन है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव है। अरे पहुंचा कि नहीं? अगर मैं आपके सामने ऐसा ग्राफ बनाऊं जिसमें यहां आप देख पा रहे हैं कि ये ए बी, ये ए बी, यहां भी ए बी, यहां लिखा है लिव टुगेदर। क्या हुआ बेटा? यहां लिखा है लिव अलोन। संभालो अपने आप को। यहाँ पर लिखा है live together, live alone। अच्छा पहले ये बताओ ये क्या है? पहले इधर देखो, दोनों अलग हैं तो ज्यादा है, साथ आने से कम हो रहे हैं, इसका मतलब साथ आने पे दोनों को नुकसान है। ये तो नेगेटिव नेगेटिव कंपटीशन हो गया रे बेटा। नहीं समझे रहे क्या? एक बात और, आप कहें कि सर ये इधर वाला ही क्यों देख रहे हो, इधर वाला देख के करो आंसर। अरे बेटा
इंटरेक्शन तो तभी होता है जब साथ रहते हैं। अलग अलग रहने से इंटरेक्शन करेंगे क्या? इंटरेक्शन तो तभी करेंगे ना जब साथ रहेंगे। तो साथ रहने पे क्या होता है वही तो बताना पड़ेगा। यहाँ देखो, अकेले हैं तो कम है और साथ आने पे ज्यादा है। जब दोनों को अलग कर देते हैं तो ऐसे हो रहे हैं। तो क्या ये रिलेशन पॉजिटिव पॉजिटिव है? कुछ बच्चे प्रोडक्ट ऑपरेशन पे जाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अलग होने के बाद दोनों जिंदा हैं। लेकिन मैं म्यूचुअलिज्म कहूंगा, क्योंकि बेटा दोनों एक साथ कम हो रहे हैं। अरे प्रोटो कॉपरेशन में क्या दोनों एज इट इज कम होंगे क्या? वहां पर तो किसी को ऑप्शन मिल सकता है बेटा यार। और आपको क्या पता अलग हुए कितना टाइम हुआ? क्या अलग होते ही मर जाते हैं? बेटा अभी तो अलग हुए हैं, मरना बाकी है। धीरे धीरे तो मरेंगे ना, समय आगे बढ़ाओ और मरेंगे और मरेंगे, ऐसे तो मरते जाएंगे रे यार। क्या अलग होते एकदम ही मर जाते हैं? बेटा अगर ऐसा है तो साथ आने पे दोनों को फायदा पॉजिटिव पॉजिटिव। वैसे तो म्यूचुअलिज्म है, लेकिन म्यूचुअलिज्म ऑप्शन में ना मिले तो प्रोटो कॉपरेशन। हाँ हाँ क्या कह रहे हैं? ये ग्राफ किस किस के बीच में है? एक बार लिख दिया, बार बार नहीं लिखेंगे। समय और पॉपुलेशन के बीच में है। बायोलॉजी के ग्राफ है। अरे ये वाला, इधर वाला देख बेटा, यहाँ दोनों एक साथ है कि अलग अलग है? अलग है। तो दोनों ज्यादा है ना? यहाँ साथ आने पे दोनों क्या हो जाते हैं? इसका मतलब साथ आने से दोनों को नुकसान, तो नेगेटिव नेगेटिव। इस वाले में जीरो क्यों? आगे चलकर हाँ, अच्छा इधर नहीं लिखा गया अभी, लिख के तू बेटा, इधर लिखना है, बाहर मिल जाना। अभी नहीं हुआ? अरे बेटा इतना धीमी गति से मत चलो बेटा, तुरंत हो गया सर। स्केल लेके ग्राफ बना रहे क्या? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। मेंटेन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मेंटेन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। प्रीडेटर इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी को बना के रखते हैं। कैसे? आओ फिर ग्रासलैंड में चलो। ये रहा एक बड़ा ग्रासलैंड और यहाँ पर ग्रास को खाने के लिए रैबिट भी है और काऊ भी है। दोनों को खाने के लिए जे रहा बेटा है बेटा। जब ये होता है तो कभी रैबिट खाता है, कभी काऊ खाता है। अरे दोनों को कंट्रोल रखता है तो ग्रास कम खाते हैं, दोनों का रिसोर्स बचा रहता है, तो दोनों के बीच कंपटीशन कम, दोनों आराम से रह पाते हैं। अब नेक्स्ट शब्दों पे ध्यान देना, ले जाओ इसे कहीं, क्योंकि किसी का क्या इंपॉर्टेंस है तभी समझ में आता है। जब इसको हमने हटाया
तो रैबिट और काऊ दोनों का नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे दोनों जब बढ़ जाएंगे तो ग्रास ज्यादा खा जाएंगे, ग्रास कम तो दोनों का रिसोर्स, दोनों के बीच कंपटीशन, और जब कंपटीशन आता है तो उस केस में यहाँ सुपीरियर इंफीरियर की बातें होती है। और रैबिट और काऊ में काऊ सुपीरियर है रे बेटा। अब वो रैबिट को खाने नहीं देती, सींग मार मार के भगा रही, भाग जा रहे, रैबिट खाना नहीं है। बेचारा रैबिट क्या करे। अरे बेटा मरना पहला रास्ता नहीं है, तो बस तुरंत ही मर जाए। ऐसे कैसे मर जाए रे यार, जीवन में संघर्ष है पहले, तुरंत ही मर जाए ऐसे कैसे। आज के बाद पहला रास्ता मरना नहीं बताओगे आप। रैबिट के पास 3 रास्ते हैं, या तो छोड़ दे या बदल ले, और कुछ ना कर पाए तो फिर मर जाए। वो आखिरी है बेटा। पहले 2 रास्ते मैंने बोले, या तो छोड़ दे या बदल ले। छोड़ दे क्या? एरिया। बदल ले क्या? छोड़ दे क्या? बदल ले क्या? कुछ ना कर पाओ तो मर जाओ। वैसे बेटा एक बात है, बदलने का रास्ता भी नहीं है, क्योंकि बदलना इतना आसान नहीं है, बदलने में टाइम लगता है। ऐसे बदल जाता है क्या? बदलना क्या साल 2 साल 1-2 दिन का काम थोड़ी है बेटा, सालों लग जाते हैं एवोल्यूशन में। बदलने का रास्ता अभी उपलब्ध नहीं है। अभी तो 2 ही रास्ते हैं, या तो छोड़ो या चाहे छोड़े चाहे मरे। हमारे लिए तो एक स्पीसीज कम हो गई ना उस एरिया में, और जब स्पीसीज कम हो जाएगी तो डाइवर्सिटी। अरे रोल समझ में आ रहा है इसका? कहो बेटा कहो, प्रेडेटर मेंटेन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन अमंग प्रे पॉपुलेशन। बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन अमंग प्रे पॉपुलेशन। गजब। इधर 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 देखते रहेंगे आप। यहाँ एक बात और सुनो, प्रेडेटर का तो एक ही काम है, खाना। उसके खाने से क्या क्या हो गया, पॉइंट हम बना रहे हैं। क्या प्रेडेटर सोच के निकलता है कि मैं डाइवर्सिटी मेंटेन करूं? वो तो एक ही काम करने निकलता है कि जो मिल जाए उसे खा ले, लेकिन उसके खाने से क्या क्या हो गया, पॉइंट हमने बनाया है। समझ जाना बेटा, जो जिसके साथ कह दिया बस कह दिया, वैसे ही याद हो जाना चाहिए। Maintain ecosystem balance by keeping prey population under control. Maintain ecosystem diversity by reducing competition among prey population. As it is याद कर लेना है। याद ना भी करोगे तो भी आंसर तो दे दोगे, लेकिन आंसर देने में सोच के देना पड़ेगा, 2 मिनट लग सकते हैं। अरे अगर साथ में याद कर लोगे तो मामला आधे मिनट में निपट जाएगा। टाइम मैनेजमेंट भी एक बड़ी बात होती है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जब कंट्रोल रहते हैं तभी तो कंपटीशन कम होता है। सब आपस में इंटरलिंक है, लेकिन हमें तो सेपरेट करके पॉइंट बनाना पड़ेगा कि जब वो जैसा पूछ रहा है उसके हिसाब से आंसर मिल जाए। तो वैसे तो मैंने सरल और सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझा दिया, लेकिन आपके एनसीईआरटी तो आपको इंटरनेशनल एग्जाम्पल दे रही है। इसके लिए बेटा अब हम चलते हैं अमेरिका। आज हम अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे आए हैं बेटा। मुन्ना चुप हो जाओ, लहरें तेज है यहाँ, बह जाओ बेटा। कुछ बच्चे तो पहले ही बहे हुए हैं। आज हम यहाँ पर इंटरटाइडल एरिया में आए हैं, इंटरटाइडल जोन में आए हैं, और यहाँ पर हमने देखा कि एक घातक प्रीडेटर रहती है बेटा, जिसका नाम है स्टारफिश पाइसेस्टर। नाम क्या लिखा हमने? पाइसेस्टर। बहुत खाती है बेटा, घातक है, खूब खाती है। पहले तो बताओ, यहाँ एनक्लोज एरिया रखना है। एनक्लोज्ड एरिया मतलब कवर्ड है। जैसे इधर देखो, ये रहा इंटरटाइडल जोन, ये रहा। यहाँ पर ये रही पाइसेस्टर, P4 पाइसेस्टर, P4 प्रेडेटर भी कह सकते हो। ये यहाँ पर वर्टिब्रेट को भी खाती है, इनवर्टिब्रेट को भी खाती है।
वर्टिब्रेट को भी खाती है, इनवर्टिब्रेट। अरे समझ पा रहे हो आप? यहाँ पर नेट लगा दो बेटा, क्योंकि अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई बाहर वाला ना आ जाए। कहा ना मैंने आपसे, एनक्लोज एरिया है, एनक्लोज एरिया है। अब ले जाओ इसे कहीं, ले गए आप? इसको एक्सपेरिमेंटल, EXP बोले तो एक्सपेरिमेंटल रिमूव कर दिया गया। और जब इसे हटा दिया जाता है तो क्या वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट दोनों के नंबर बढ़ जाएंगे? दोनों के नंबर ज्यादा तो दोनों का रिसोर्स, दोनों के बीच कंपटीशन। अब सुपीरियर इंफीरियर की बात होगी, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में कौन सुपीरियर? तो इनवर्टिब्रेट को खाने नहीं देता है, भगा रहा है वहां से। क्या करे रे बेचारा इनवर्टिब्रेट। तीन रास्ते हैं, या तो छोड़ दे या बदल दे। छोड़ने का रास्ता, बदलने का रास्ता, अब कुछ नहीं तो मर जाओ। वैसे बेटा एक बात है, बदला अभी जा नहीं सकता, क्योंकि बदलने में टाइम लगता है। अभी तो दो ही रास्ते, या तो छोड़ो या मरो। छोड़ने का रास्ता हमने नहीं छोड़ा, छोड़ने का रास्ता हमने नहीं छोड़ा, अब तो मरना ही पड़ेगा। अरे 1 साल के अंदर अंदर 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज गायब हो गई, इस एरिया से एक्सटिंक्ट हो गई। ये इस बात को प्रूव कर गई कि पाइसेस्टर रहती है तो सबको कम करके, कंपटीशन कम करके आराम से मेंटेन रखती है। बेटा याद रखो, ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि प्रेडेटर गजब का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ ले जाओ इसे कहीं, एक्सपेरिमेंटल रिमूव। और जब एक्सपेरिमेंटल रिमूव कर देंगे तो 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट extinct within a year due to heavy inter-specific competition. कंपटीशन तो इंट्रा भी हुआ है, लेकिन मैंने इंटर जानबूझ के लिखा है। आज हमें प्रेडेटर की एक और आदत समझ में आई है। लिखना बंद करो। आज हमें प्रेडेटर की एक और आदत पता लगी। जरा लॉइन को देखो, वो कभी रैबिट को खाता है तो कभी काऊ को तो कभी डियर को। बदल बदल के खाता है, किसी एक के पीछे नहीं पड़ता। अगर आज लॉइन सोच ले कि अगले 1 महीने तक रैबिट ही खाऊंगा, खा जा, तेरा भी तो प्रे खत्म होगा, इलाके से खत्म ही कर देगा तू उसे। इससे अच्छा है बदल बदल के खाओ, किसी एक के पीछे ना पड़ो। चालाक है, समझदार है, प्रूडेंट है, इंटेलिजेंट है। इसकी इंटेलिजेंसी समझ में आ रही है? फिर आप कहेंगे कि सर इतना भी इंटेलिजेंट नहीं दिखता हमें तो, कि गिन गिन के खाएगा, कि आजकल इलाके में रैबिट कम चल रहे हैं उधर ना जाऊं। अरे वो गिन गिन के नहीं, हाँ चुन चुन के खाता है। वो तो शिकार के लिए निकलता है, जो पहले मिलता है उसे खाता है। पहले रोज रैबिट नहीं मिलता। नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचना चाहिए। इलाके में जिसके नंबर ज्यादा उसके पहले मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा।
अपने आप ही कम हो जाएगा। तो बेटा यहाँ आपको कहना पड़ेगा कि प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। Because they do not overexploit their prey. वो अपने प्रे को जरूरत से ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते। लेकिन मैं साथ में कहूंगा प्रूडेंट तब तक ही है जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा हो। अरे ये समझदार, ये प्रूडेंट तब तक ही रहेगा जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा हो। जिस बेचारे के पास ऑप्शन ही एक है वो काहे का प्रूडेंट। जिस प्रेडेटर के पास ऑप्शन होंगे वही प्रूडेंट होगा। मजबूरी नहीं चलेगी, मजबूरी में तो कुछ भी हो सकता है। जैसे एक दिन की बात है, एक लाइन 10 दिन से भूखा पिंजरे में बंद है यार। हमने उसके सामने एक छोटा रैबिट का, छोटा डियर का बच्चा ले जाके छोड़ा, कहा एक ही खाएगा। ये तो प्रूडेंट है। अब कोई प्रूडेंट नहीं, भूख लग रही, दोनों निपटेंगे। ये मामला मजबूरी का है, मजबूरी में कुछ भी किया जा सकता है बेटा। तो याद रखिए प्रूडेंट नेचर तब तक ही रहती है जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सब ठीक चल रहा हो, जिसके पास ऑप्शन ज्यादा। मैंने कहा प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर, मैंने ये तो नहीं कहा कि कार्निवोर प्रीडेटर। अरे 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 हर्बीवोर भी तो प्रीडेटर होते हैं। तो मैंने ऐसा तो नहीं लिखा ना कार्निवोर प्रीडेटर मतलब सारे प्रीडेटर की बात हो रही है। और जब सारे प्रीडेटर की चर्चा हो रही है तो उस केस में रैबिट भी तो प्रीडेटर है, वो भी तो प्रूडेंट होगा। चलो लाइन के पास तो ऑप्शन है कि वो स्पीसीज बदल लेगा। क्या रैबिट घास की स्पीसीज छाट छाट के खाएगा क्या? नहीं। याद रखिए उसके पास में इस तरह से स्पीसीज को बदलने का ऑप्शन नहीं है, वो एरिया बदलता है। रैबिट एरिया बदल के खाएगा। आज इस एरिया की घास को खा गया, फिर इस एरिया, फिर इस एरिया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। अरे वो एरिया बदलता है बेटा। अगर रैबिट सोच ले कि अगले 1 महीने तक यहीं की घास खाऊंगा, खा जा, इतना ग्रासलैंड छोटा कर देगा, जड़ से उखाड़ के खा जाएगा। इससे अच्छा एरिया बदल के खाओ। जब दोबारा नंबर आएगा तब तक बड़ी हो जाएगी, ग्रो कर जाएगी। तो वो एरिया बदल के प्रूडेंट दिखता है और लाइन स्पीसीज बदल के प्रूडेंट दिखता है। दोनों का प्रूडेंट नेचर क्लियर है। नेक्स्ट मैं जो बोल रहा हूं अगर सही लगे तभी हाँ भरना। रैबिट के प्रूडेंट होने नहीं, प्रीडेटर के प्रूडेंट होने से डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। प्रीडेटर के प्रूडेंट होने से डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि किसी एक के पीछे नहीं पड़ता, सबको मेंटेन रखता है। तो कंपटीशन कम रहता है तो सब मेंटेन रहेंगे यहाँ पे। चोट चपली है क्या? चिपकाओ तुरंत। आखिरी एक और सिग्निफिकेंस आ रहा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। प्रिकली पियर कैक्टस को प्रूडेंट कहना। अरे प्रिकली पियर कैक्टस तो प्लांट है, मौत, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। वहां वो क्या कर
आखिरी सिग्निफिकेंस आ रहा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, पहले मतलब समझ लीजिए। बोर्ड पे दिख पा रहा है सब बच्चों? जब एक लिविंग को दूसरे लिविंग से खाकर कंट्रोल करवाते हैं उसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। रिपीट करूं मैं? जब एक लिविंग दूसरे लिविंग को खाकर कंट्रोल करेगा वो बायोलॉजिकल कंट्रोल होगा। ठीक बात? अभी आपने देखा कि ग्रासलैंड में लॉयन रैबिट को खा रहा था, ये भी बायोलॉजिकल कंट्रोल है। लेकिन ये वाला बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये वाला बायोलॉजिकल कंट्रोल अलग अलग है। अरे ह्यूमन प्रीडेटर की आदत समझ गया, वो प्रीडेटर के बारे में जान गया कि ये खा के कम कर देता है, तो जो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन को नुकसान पहुंचा रहे थे उनके प्रीडेटर जानबूझ के लाके छोड़ दिए। नहीं समझे की बात? जानबूझकर प्रीडेटर को यूज किया और जो नुकसान पहुंचा रहे थे उन ऑर्गेनिज्म को खिला के कंट्रोल कर दिया, उनको मतलब खा के कंट्रोल कर दिया। ऐसे कंट्रोल को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल। इमेज बन पा रही है मैं क्या कह रहा हूं? कोई भी ऑर्गेनिज्म नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमने उनके प्रेडेटर छोड़ दिए, वो उनको खा के कम कर देंगे। वो कंट्रोल जानबूझ के करवाया गया। अगर कोई आपसे पूछे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है तो आंसर प्रेडेशन होगा। जैसे एग्जांपल देखें, एक फार्मर ने कहा कि भाई हमारे खेत में बहुत सारे कीड़े इंसेक्ट हो रहे हैं जो क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे इंसेक्ट जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं पेस्ट, PEST पेस्ट कहलाते हैं। तो किसी ने कहा, जो जानकार व्यक्ति, उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, मार्केट जाओ, पेस्टिसाइड नाम की केमिकल मिलते हैं, लाओ, स्प्रे करो, सारे मर जाएंगे, क्रॉप अच्छी होगी, यील्ड बढ़िया आएगी, बढ़िया पैसे मिलेंगे। लेकिन कोई आप जैसे समझदार भी वहां पर है, कहा कि ना, ऐसा मत करो। अगर ऐसा किया तो जो केमिकल आप स्प्रे कर रहे हैं वो केमिकल हम मानते हैं कि इंस्टेंट फायदा देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान है। पहला नुकसान, वो केमिकल सॉइल में भी गिरेगा तो वहां के जो वांटेड इंसेक्ट है, वांटेड ऑर्गेनिज्म है, उनको भी मार देगा। दूसरा नुकसान, वो केमिकल क्रॉप के अंदर भी जाएगा और जो भी आगे चलकर उस क्रॉप को खाएगा उसके अंदर भी जाएगा। याद रख लेना, आज दूर दूर तक बच्चे, पेस्टिसाइड ऐसे केमिकल होते हैं जिनको कि मैं नॉन बायोडिग्रेडेबल कहूंगा। ये लिविंग इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अरे आज जिस लिविंग के अंदर जाते हैं, बेचारे उस लिविंग के एंजाइम उसे नहीं तोड़ पाते क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, न डाइजेस्ट होता, न ही ये एक्सक्रीट होता। अरे ये फैट या फिर लिपोसॉल्युबल होते हैं। फैट या लिपोसॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, वही बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। मैं मानता हूं कि हमारी बॉडी गजब का सिस्टम है, जो चीजें नहीं पचती उन्हें बाहर फेंक देती है, लेकिन क्या करे, ये तो फैट सॉल्युबल है।
सेल में ही एक्यूमुलेट होने लग गया। लगातार एक्सटर्नल केमिकल का अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाता है, और एक्सटर्नल केमिकल का ऐसा केमिकल जो बॉडी का पार्ट नहीं है उसको मैं एक्सटर्नल कह रहा हूं। एक्सटर्नल केमिकल का बॉडी के अंदर बढ़ जाना, मैग्नीफाई हो जाना, बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। एक लिमिट जब क्रॉस होती है तो एडवर्स इंपैक्ट आते हैं। हमारे इंडिया में पंजाब भयंकर पेस्टिसाइड का यूज किया गया। आज वहां पंजाब से राजस्थान की तरफ एक ट्रेन चलती है जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन है, क्योंकि उस ट्रेन में मैक्सिमम पेशेंट ऐसे बैठ के आ रहे हैं। अरे हमें चाहिए कि ये इसको हम कंट्रोल करें, और इनको अगर हम आज भी बंद कर देंगे तो अगले 10-20 साल तक भी ये सॉइल में पड़े रहेंगे, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। 10-20 साल तो मैंने ऐसे रैंडम बोला है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर हम अवेयरनेस बढ़ाएं, और जैसा इनके पास इनका यूज करने का इंस्ट्रक्शन है वैसे भी अगर इनको यूज करें तो नुकसान कम हो। मैं उदाहरण देता हूं, एग्जांपल देता हूं। फार्मर के खेत में पेस्ट हुए, उसने एक पौधा उखाड़ा, सैंपल के लिए लेता है कि यार इस तरह के कीड़े लग रहे हैं। दुकान पे गया, दुकानदार को दिया कि भाई साहब इस तरह के इंसेक्ट हो रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, देखो अब क्या करें। दवाई दी निकाल के कि ये दवाई लो, लेकिन साथ में बोला गया था कि 10 लीटर पानी में 1 ml डालना। वो फार्मर दवाई लेके आ गया। अब अपने वर्कर को डालने के लिए देते हैं तो कहते हैं कि यार अपने खेत में ज्यादा हो रहे हैं, 2 ml कर देना। उसने तो 1 बोला था, 2। वर्कर अनपढ़ है बेटा, वो 5 ml करता है, क्योंकि उसका तो सारा हिसाब ढक्कन से चलता है। समझ रहे हैं आप? अगर ऐसा है तो एक ही चीज की जब 5 टाइम कंसंट्रेशन हो जाएगी तो भारी इंपैक्ट होगा या नहीं? इस वजह से भी भारी नुकसान हो रहा है। और हम चीजों को हम दूर की नहीं सोचते, हम तो इंस्टेंट फायदा चाहते हैं। हर जगह देख लो आप, इंस्टेंट फायदा हो जाए वो अच्छा है, और उसी चक्कर में कहीं ना कहीं नुकसान भी हो जाता है। तो बेटा इस तरह से हमें चाहिए कि इन पर हम कंट्रोल करें, ताकि आने वाली हमारी जनरेशंस सेफ रहें, उनको सुरक्षित वातावरण मिले। उसके लिए जरूरी है कि हम इन पर आगे चलकर कंट्रोल करें। जैसा बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इनको यूज किया जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए। एक तालाब में बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं, क्या मैं वहां DDT छिड़क दूं? वो तो केमिकल कंट्रोल होगा। गेम्बुशिया को छोड़ो, बायोलॉजिकल कंट्रोल होगा। समझ रहे हैं अब तो मतलब क्लियर हो रहा है? अगर खेत में पेस्टिसाइड छिड़क देते तो केमिकल कंट्रोल। ऐसे प्रेडेटर छोड़ो जो क्रॉप को नुकसान न पहुंचाए और उन कीड़ों को खा जाए, तो वो हो जाएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल। एनसीईआरटी अपने शब्दों में लिखती है कि पेस्ट कंट्रोल कितना जल्दी होगा ये प्रेडेटर की एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। प्रेडेटर जितना एफिशिएंट होगा कंट्रोल उतना ही जल्दी होगा। प्रेडेटर की एफिशिएंसी कम है तो कंट्रोल देर से होगा, लेकिन यहाँ आप एफिशिएंट प्रेडेटर भी वहां लाके छोड़ सकते हो। और प्रेडेटर ना लाओ तो भी तरीके और भी होते हैं कंट्रोल करने के। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बोला जा रहा है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं है। मैं सिर्फ एक जानकारी आपको दे रहा हूं। बेटा पहले एक काम करो कि कौन सा कीड़ा खेत में लग रहा है, कौन सा इंसेक्ट है, उसकी स्पीसीज का पता करो। और उस इंसेक्ट की फीमेल के फेरोमोन के केमिकल मार्केट में मिलते हैं, फीमेल फेरोमोन्स। उसके केमिकल्स प्लास्टिक पेपर्स आते हैं छोटे छोटे, उन पे स्प्रे कर दो और खेत में इधर उधर बिखेर दो। ऐसा करने से उस पॉपुलेशन के, जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है, उसके सारे मेल कंफ्यूज ही रहेंगे। तो पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी। समझ पा रहे हैं क्या? वैक्स कोटिंग ड्रम्स भी होते हैं जिनके अंदर वैक्स मतलब चिपचिपा सब्सटेंस लगा रहता है, और उनको आप जगह जगह खेत में रख दो और उसके अंदर भी वही स्प्रे कर दो। जो आएगा मेल वहीं चिपक जाएगा। पॉपुलेशन के सारे मेल खत्म तो पॉपुलेशन भी आगे चल के खत्म हो जाएगी। तरीके ये भी है, लेकिन इन चीजों की अवेयरनेस वो जरूरी है। अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी तब जाके इनको यूज किया जाएगा। बच्चे आज तो आपको एग्जाम्पल में यही लिख रहा हूं कि
गंबूशिया। ये इस मछली का नाम आपकी क्लास में पहले लिया करते थे बच्चे। ये कंट्रोल कर देती है मॉस्किटो को बाय ईटिंग मॉस्किटो लार्वा, क्योंकि ये मॉस्किटो लार्वा को खा जाती है। ठीक बात। यहाँ पर फार्मर्स अपने खेतों में बाज भी पालते हैं बेटा, और जब हॉक पालेंगे वो कंट्रोल कर देगा बर्ड को जो खेतों में नुकसान करने के लिए आ रही है, उन्हें कंट्रोल कर देगा। हमारे इंडिया में नहीं, बाहर के फार्मर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अपने इंडिया में तो कंट्रोल के और तरीके हैं। हम तो खेतों में वो बना देते हैं, ऐसे होता है, और उससे बर्ड को कंट्रोल किया जाता है। थर्ड लाइन, एक स्टेटमेंट की शुरुआत बट फोर से हो रही है। बट फोर का मीनिंग विदाउट लेंगे आप, उसके बिना। But for predators, prey species could achieve very high population density. उसके बिना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो but for का मीनिंग विदाउट लेना है, उसके बिना। प्रिडेशन पत्ता 2-3-3 प्रिडेशन का सेकंड पैराग्राफ। चलो यही आए गए तो आप 2-3-2 पे स्पीसीज या पॉपुलेशन इंटरेक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ, पत्ते का नहीं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लास्ट लाइन, इवन इन अ मिनिमल कम्युनिटी। यहाँ एनसीईआरटी आपसे कहना चाहती है कि छोटी से छोटी कम्युनिटी के अंदर भी इंटरेक्शन हो रहा है। हर इंटरेक्शन हमें अपनी आंखों से दिखाई दे जरूरी नॉट रेडिली अपीरेंट। हर इंटरेक्शन अपनी आंखों से दिखे जरूरी नहीं है। हो गया। पत्ता 2-3-3 पर पहला पैराग्राफ सबसे ऊपर, यहां आपको मिलेगा कॉमेंसलिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टर। इंटरैक्टिंग, और लास्ट में लिखा इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म लिव क्लोजली टुगेदर। क्लोजली टुगेदर का मीनिंग है एरिया एक। हर बार फिजिकल अटैचमेंट ही हो जरूरी, एरिया एक। 2-3-3 का फर्स्ट पैराग्राफ ऊपर। लेकिन आपके मन का जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी मैं बोल देता हूं। आप कहेंगे कि सर यहां 3 ही नाम क्यों लिखे, कॉमेंसलिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, बाकी और भी तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, एनसीईआरटी ने ओनली थोड़ी लिखा है। पत्ता 2-3-2 पे सबसे नीचे जो टेबल दिए ना, उसके सारे इंटरेक्शन जो भी लिखे हैं सब आएंगे। सी कॉलम में देखो सबसे लास्ट वाले कॉलम सब आएंगे, ओनली थोड़ी लिखा है वहां। लेकिन हाँ, वेटेज देना पड़े तो एनसीईआरटी को देना, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है बेटा। अगर आपको पूछे कि शेयर कॉमन कैरेक्टर कौन कौन में होता है जिसमें लिव क्लोजली टुगेदर है, वैसे तो होने को तो सब होते हैं, लेकिन वेटेज देना पड़े तो 3 को देना जो एनसीईआरटी कह रही है ना बेटा। yes, sir. तो ये बातें आपको थोड़ी परेशान कर सकती थी एनसीईआरटी की, वो मैंने यही क्लास में ही आपको बता दी है। बाकी अभी तक आपने पत्ता नंबर 2-3-2 पढ़ लिया होगा। आज 2-3-3 भी आपका हो गया है। चलिए अब थोड़ी बातें और कर लेते हैं, प्रेडिक्शन कंप्लीट करते हैं और हम डिफेंस पे चलते हैं। क्योंकि अब तक तो हमने कहा कि आप प्रेडेटर खा, लेकिन अब प्रे कह रहा है कि मुझे बचाओ। कौन प्रे कहेगा कि आजा खा जा, वो भी तो बचने की कोशिश करता होगा, तो डिफेंस भी होना जरूरी है। आइए बेटा डिफेंस भी देख लेते हैं। और डिफेंस में मैं एनिमल और प्लांट दोनों की चर्चा आपसे करूंगा। एनिमल्स अपने आप को बचाने के लिए कैमोफ्लेज का सहारा लेते हैं बेटा। कैमोफ्लेज ये शब्द मैंने पहले आपसे बोल दिया है, और इसके अंदर क्रिप्टिकली कलर्ड हो जाते हैं, मतलब कि ऐसा कलर बना लेते हैं जो दूसरे को पहचान में ना हो। ऐसा करके फ्रॉग और इंसेक्ट अपने आप को बचा लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, मैंने एनसीईआरटी के लिखे हैं। एक बात और सुन लो,
कैमोफ्लेज सिर्फ बचने के लिए नहीं, खाने के लिए भी होता है। कुछ प्रेडेटर ऐसे हैं जो कि कैमोफ्लेज करके छुप जाते हैं, बेचारा प्रे पहचान ही नहीं पाता, पास आ जाता है तो तुरंत लपक लेते हैं। अगर ऐसा है तो ये खाने के लिए भी होगा, लेकिन मैंने बचने वाला लिखा है। आपने मोनार्च बटरफ्लाई का नाम सुना होगा। अरे ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है, मोनार्च बटरफ्लाई बहुत गंदे स्वाद की होती है यार, हाईली डिस्टेस्टफुल है। आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता? एनसीईआरटी ने मुझे बताया बेटा, और एनसीईआरटी ने साथ में मेरे से ये भी कहा कि इसका प्रेडेटर है बर्ड, जब एक बार इसे खाता है तो दोबारा नहीं आता। अपने बच्चों को भी समझा देता है उधर मत जाना, गंदे स्वाद वाले हैं। लेकिन आपके मन में आया कि आखिर ये इतने गंदे स्वाद की क्यों हो गई? इसके बचपन की बात है रे बेटा। कैटरपिलर स्टेज में बचपन ही है इसका। कैटरपिलर स्टेज में ऐसा कुछ खा गई, ईट सीड ऑफ पॉइजनस वीड। ये पॉइजनस वीड के सीड खा गई और वो पॉइजन इसके अंदर जाके इसका स्वाद गंदा कर देता है। उस पॉइजन को लेकर खुद अडेप्टेड है, वरना आपको वो जहर खागी मरी नहीं क्या। और अब तो ऐसा है कि वो खाएगी तभी मेटामॉर्फोसिस होगा, बड़ी होगी। अब ऐसा बन चुका है बेटा कि हर बच्चे को ये जहर खाना पड़ेगा। बेटा बटरफ्लाई पीछे वाले बच्चे सीरियस हो गए थे, क्या मामला है? बटरफ्लाई के तभी तो बड़े होंगे, तभी तो वो मेटामॉर्फोसिस कर पाएंगे, और ये जहर उनके अंदर जाके उनका स्वाद गंदा कर देगा। और गंदा अगर स्वाद हो गया तो फिर वो बचे रहेंगे। कभी कभार गलती से या मजबूरी में खा लिए जाते हैं। ये शब्द मेरे बोलना जरूरी था, तभी तो पता लगेगा गंदे हैं। मजबूरी में या गलती से खा लिए जाते हैं, क्योंकि 4-5 पीढ़ियां निकल गई, अब कैसे पता कौन गंदे है कि नहीं है? तो कभी कभार गलती या मजबूरी में हो जाता है बेटा। आओ प्लांट के बारे में भी बात करें आपसे। वैसे एक बात है बेटा, बेचारे प्लांट भयंकर प्रेडेशन झेलते हैं, क्योंकि एनिमल भाग सकता है, छुप सकता है। प्लांट कहाँ जाएगा? जो भी आता है बस खा ही जाता है। एक कारण ये भी है कि प्लांट की डाइवर्सिटी एनिमल से कम होती है। कंफ्यूज मत हो, मैं सच कह रहा हूँ, प्लांट की डाइवर्सिटी एनिमल से कम होती है। उसका एक कारण ये भी है कि वो भारी प्रेडेशन झेलते हैं। अच्छा मेरा स्टेटमेंट दोबारा सुनो, प्लांट की डाइवर्सिटी एनिमल से, लेकिन प्लांट के ऑर्गेनिज्म के नंबर एनिमल से ज्यादा। अब तो ठीक लग रहा है? प्लांट के ऑर्गेनिज्म के नंबर, अरे डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म के नंबर से देखते हैं कि स्पीसीज के नंबर। स्पीसीज कम है, लेकिन हर स्पीसीज में ऑर्गेनिज्म के नंबर बहुत ज्यादा है। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि बताओ रे बेटा, टोटल डिस्कवर्ड कितने हैं, टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज कितनी है, तो आप 1.7 से 1.8 मिलियन कहेंगे। मैं मोर देन 1.5 मिलियन कहूंगा। आपने जो कहा वो सही है, ये गलत नहीं है, क्योंकि मोर देन है। इकोलॉजी में तो एनसीईआरटी यही लिखती है। इसमें से अगर एनिमल्स की चर्चा की जाएगी तो एनिमल मोर देन 70% बेटा, और प्लांट्स की अगर चर्चा की जाएगी तो प्लांट्स ओनली 22% है बेटा। जितने टोटल एनिमल है उसका 70% इंसेक्ट होते हैं बच्चे। इंसेक्ट, अरे कहो हर 10 एनिमल में से 7 इंसेक्ट हैं। और जितने टोटल इंसेक्ट हैं उसका 25% फाइटोफैगस है। फाइटोफैगस प्लांट को ही खाता है। इस लेवल का प्रेडेशन झेल रहा है बेचारा प्लांट, इस लेवल का प्रेडेशन, लेकिन बचने की कोशिश तो करता ही है। और बचने के लिए हम नाम लेंगे अकेशिया का, बबूल है, ओपुंशिया, कैक्टस है, कांटे होते हैं, कांटे। ये कांटे इन्हें बचाने आए हैं बेटा। आज मैं इकोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो कहूंगा कांटे इन्हें बचाने आए हैं।
अरे जिस दिन आपको सर फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे उस दिन कहेंगे कि कांटे ट्रांसपिरेशन कम करने आए हैं, लेकिन आप तो दोनों पढ़ते हो यार, आपको कहना है कि कांटे बचाने के साथ साथ ट्रांसपिरेशन भी कम करते हैं। बेटा आपने नाम सुना है कैलोट्रोपिस का? आंकड़ा मदार भी कहते हैं कैलोट्रोपिस। इसको तोड़ो, एक मिल्की जूस निकलता है, उस मिल्की जूस के अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं। कौन से ग्लाइकोसाइड? कार्डियक ग्लाइकोसाइड। जो भी इसे खाता है उसके हार्ट पे अटैक कर देते हैं, मर सकता है, भारी बीमार हो जाता है। यही वजह है कि आजकल एनिमल्स इसको सूंघ के निकल लेते हैं। बकरियां काऊ नहीं खाती, सूंघ के आगे बढ़ जाती है। बेटा अगर ऐसा है तो ये फ्रीक्वेंट फीडिंग से बच जाता है। जो अडप्टेड है वही खा सकता है, हर कोई नहीं खाएगा इसे। आपने सत्यानाशी का नाम सुना क्या? आर्जिमोन मैक्सिकाना। सत्यानाश, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन होते हैं बेटा। गाँव में तो सुन लिया होगा सत्यानाशी, जो एनिमल गलती से खा जाता है ना उसका सत्या, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिन है, भारी पड़ जाता है। इसी तरह से और भी तो बहुत सारे नाम है ना यार, जैसे ओपियम है, कैफीन, निकोटीन, क्यूनीन, स्ट्राइकनीन। आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत काम की चीजें हैं। हाँ मैं समझ गया बेटा, ये बहुत काम की चीजें हैं, बिल्कुल मेडिसिनल यूज है। ओपियम से मॉर्फिन मिलता है, हाईली पेन किलर है। कैफीन, निकोटीन मसल रिलैक्सेंट माने जाते हैं। अरे क्यूनीन मलेरिया में काम आती है। स्ट्राइकनीन से पागलपंती की दवाइयां बनती है, मेंटल हेल्थ में काम आती है स्ट्राइकनीन। लेकिन ह्यूमन को तो पता है ना कि आज कितना लेना है। अरे वो तो आज की डोज जानता है ना यार, एनिमल को पता है क्या? एनिमल तो बस खा जाएगा और बस खाएगा तो चकराएगा, और चकराएगा तो वापस नहीं आएगा। तो ये इसको बचाने के लिए ही आए। यहाँ जो बच्चे डिजीज वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं वो अक्सर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये केमिकल तो एडिक्शन करते हैं, लत लगा देते हैं। एडिक्शन वही होता है बेटा। तो क्या एनिमल्स को एडिक्शन नहीं होता क्या? नहीं रे बेटा, एक बार खाने से थोड़ी होता है, बार बार खाने से होता है। वो तो पहली बार में चकरा गई तो दोबारा आएगी क्या काऊ खाने में? ऐसे थोड़ा ना होता है कि आज काऊ भागी भागी फिर रही है कि अफीम का खेत किधर है। और इससे भी और घातक होते हैं, कुछ ऐसे घातक भी जो एक बार में लत लगा सकते हैं। होते हैं बेटा, डिजीज में सर बताएंगे आपको बहुत सारे नाम, भांग, चरस, गांजा, कोकेन, हेरोइन, बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो वहां पर बताए जाएंगे। तो इस तरह से आज प्रेडिक्शन हमारे बीच, ये भी एनसीईआरटी ने दिया है, यहीं पर भी दिया है प्रेडिक्शन में, ये लिखा है, ये एनसीईआरटी लिख रही प्रेडिक्शन। आखिर में जाते जाते पढ़ो, मिलेगा थोड़ा किसके ऊपर आओ। है बेटा, तो हर बात वही आ रही है। एनसीईआरटी की आखिरी लाइन तक कवर कर लिया गया है, स्ट्राइक नहीं, प्रेडिक्शन है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है अब घर पे एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब एक और इंटरेक्शन की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, जो एक नेगेटिव इंटरेक्शन है एमेंसेलिज्म, नेगेटिव जीरो टाइप का है बेटा। नेगेटिव जीरो टाइप का रिलेशन है एमेंसेलिज्म। यहां ध्यान दीजिए, आप सब जानते हैं कि ये केमिकल वाला रिलेशन है, जिसमें एक स्पीसीज ऐसा कुछ कर रही है कि दूसरे को नुकसान, खुद को कुछ पता ही नहीं।
केमिकल सिक्रीट करने वाला कोई माइक्रोब भी तो हो सकता है। अरे केमिकल सिक्रीट करने वाला कोई प्लांट भी तो हो सकता है। केमिकल सिक्रीट करने वाला कोई एनिमल भी तो हो सकता है। गजब का हाइब्रिड है जिसके अंदर प्लांट भी है, माइक्रोब भी है और एनिमल भी है। ऐसा कोई हाइब्रिड होता नहीं है। मैंने कहा कि ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो या तो प्लांट या तो माइक्रोब या तीनों में से कोई एक है जिसने केमिकल सिक्रीट किया बेटा, और इस केमिकल की वजह से किसी दूसरे प्लांट, किसी दूसरे एनिमल, किसी दूसरे माइक्रोब को नुकसान हो जाता है। लेकिन इससे कोई फायदा नुकसान नहीं, जीरो। ये रिलेशन है बेटा। नुकसान किसको हुआ है? नुकसान किसको हुआ है? इस बेसिस पर एमेंसलिज्म दो तरह की है। नुकसान किसने किया ये मत देखना, नुकसान किसको हुआ ये देखना। समझ पा रहे हैं? अगर नुकसान प्लांट को हुआ है, अगर नुकसान प्लांट को हुआ है तो उसे एलिलोपैथी कहा जाता है, और नुकसान एनिमल माइक्रोब को हुआ है तो एंटीबायोसिस कहा जाता है। नुकसान किसने किया? ना किसको हुआ? हाँ, इस बेसिस पे डिवाइड किया है। अच्छा, मैं एग्जांपल बोलता हूँ, आप बताना एलिलोपैथी की एंटीबायोसिस है। ब्लू ग्रीन एल्गी माइक्रोसिस्टिस केमिकल हाइड्रोक्सिलामीन सिक्रीट करती है जिससे कि एक्वेटिक एनिमल मर जाते हैं। पार्थेनियम ग्रास ट्रांससिनेमिक एसिड सिक्रीट करती है जिससे केशिया टोरा विनका रिजिया नाम के प्लांट मर जाते हैं। फंजाई पेनिसिलियम नोडिडम पेनिसिलिन सिक्रीट करती है जिससे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया मर जाते हैं। कुछ कर गुजरोगे बेटा। तो यहाँ पर एंटीबायोसिस और एलिलोपैथी के एग्जाम्पल हो जाएं, फिर साथ के साथ कहते रहे। एग्जाम्पल जो मैंने बोली थी वही मैं लिखूंगा। पहले तुम छोटे हो जाओ, ऊपर इसके एग्जाम्पल आएंगे। पंजाई आराम से, पेनिसिलियम नोडेडम तुम सिक्रीट करो। हाँ, पेनिसिलिन ही सिक्रीट करना है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया तो मैं काम कर मर जाऊं। एक बात है, बीजीए माइक्रोसिस्टिस नाम है ये बीजीए का, एक मेंबर है ये। करो सीक्रेट हाइड्रोक्सिलामीन, हाँ यही करना है। एक्वेटिक एनिमल्स तो मैं काम करो। पार्थेनियम ग्रास, जिसे कैरेट ग्रास भी कहते हैं क्योंकि इसकी लीफ कैरेट लीफ के जैसी ही होती है। कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं क्योंकि ये कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम आई थी, पहली बात। दूसरा,
जैसे उस टाइम पर इंडिया में कांग्रेस फैली, ये भी फैली। तीसरा, ये ग्रुप में उगती है, इसलिए कांग्रेस है बेटा। यहाँ याद रखो, करो सीक्रेट करो, ट्रांससिनेमिक एसिड, केशिया टोरा विनका रिजिया। तुम दोनों एक काम करो, दोनों अलग अलग नाम है, 4 नाम नहीं 2 है वो बेटा। केशिया टोरा, केशिया जीनस, टोरा स्पीसीज। सनफ्लावर, ओसिमम, तुलसी होती है ना, बार्ले, तुम तीनों सीक्रेट करो, एक साथ ही हो तो मैं नाम नहीं लिखूंगा, सिर्फ केमिकल लिखूंगा, और इससे वीड मर जाती है। ओहो, तीनों के तीनों वीड फ्री रहते हैं। ऐसी क्रॉप को स्मूथर क्रॉप कहते हैं बेटा। अब आप कहेंगे कि अगर ये वीड फ्री रहते हैं तो इनको तो फायदा हो गया ना, हो जाने दो, अनजाने में हुआ है, क्योंकि ये तो केमिकल तब भी सिक्रीट करते हैं जब वीड नहीं होती। फायदे के लिए करते तो तब ही करते जब वीड होती है, लेकिन ये तो तब भी करते हैं जब वीड नहीं। तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल है जी, पढ़ लेना एक बार। एक टर्म लिख देता हूं मैं यहाँ, एक बात इधर सुन लो, फिर आराम से नोट करना, समय मिलेगा आपको। दूसरे प्लांट को नुकसान पहुंचाना तो एलिलोपैथी होता है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं, उसे ऑटोपैथी कहते हैं। सिल्वर ओक, कैसे, कब, क्यों, आपको कोई लेना देना नहीं, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा। सिर्फ टर्म इसलिए लिखी क्योंकि एनिमल में कैनाबलिज्म नहीं आता क्या, अपनी स्पीसीज को खा जाना, तो एनिमल में तो कैनाबलिज्म और प्लांट में ऑटोपैथी, इसलिए लिखा बेटा। तो इस तरह से आज एमेंसलिज्म भी हमारे बीच। अगले एपिसोड में आते ही कंपटीशन होगा जिसमें हमारे इमोशन फ्लक्चुएट होते हैं। कभी हमें खुशी होती है तो कभी थोड़ी ऐसी भावनाएं आने लगती है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है बेटा, सबके साथ हो रहा है, सिर्फ आप अपने आप को ही ना रखें। लेकिन जो इस इमोशन फ्लक्चुएशन को देखते हुए डट के रह गया, उसकी नैया मतलब पार लग जाती है। वो डट के रहना बहुत जरूरी है। जिसने यहाँ हार मान ली उसका मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस फ्लक्चुएशन में हो सकता है 1-2 दिन वो दुखी चल रहा है, तो उस दुख के चक्कर में उसने 2 या 3 दिन कोई क्लास मिस कर दी, तो 3 दिन बाद जब उस वापस उस क्लास में बैठेगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर और ज्यादा नीचे जाएगा। फिर उसी वीक में आगे टेस्ट होगा तो उससे रिलेटेड उसके नंबर नहीं आएंगे तो और नीचे जाएगा, फिर चीजें खराब होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपको अगर बाय द वे ऐसा हुआ भी है किसी के साथ, तो वो क्लास मिस ना करे। कोई भी बेटा किसी भी तरह की क्लास में बैठना ही है, डट के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें हम जानते हैं कि इस टाइम पर जो हथियार डाल देता है फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि बैकलॉग ही इतना हो जाता है। फिर हर चीज ऐसी आने लगती है जो लगता है कि यार सब गलत ही हो रहा है, फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको अभी डट के रहना बहुत जरूरी है। ये समय ऐसा ही है। जनवरी में तो सब आबादी में आ जाएंगे फिर, लेकिन ये नवंबर दिसंबर वाला समय थोड़ा इसी तरह का रहता है हर स्टूडेंट के लिए। यहीं पर फैसला हो जाएगा कि कौन आगे बढ़ रहा है, कौन के पीछे आ रहा है।
तो इसको, इस समय को संभाल लो बेटा थोड़ा सा, ये जरूरी है बेटा। उसके लिए आपको अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, अपने अंदर विश्वास जगाना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। इस विश्वास के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ये समय बहुत ही वाकई क्रिटिकल होता है स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जिनके साथ शुरू से अच्छा होता आ रहा है उनके ऊपर भी प्रेशर है लास्ट टाइम अच्छा मेंटेन करने का। ऐसा नहीं है कि वो खुशी है, वो ऐसा भी नहीं, उसके पास तो और ज्यादा प्रेशर है कि मैं जहां वहां मेंटेन रहना चाहिए। और जो नीचे है बिल्कुल, उसके ऊपर भी भारी प्रेशर है, क्योंकि उसको घर का, परिवार का, सब चीजें सोचने को आती है। तो चीजें सबके साथ है, मोड ऑफ परेशानी अलग अलग हो सकती है, परेशान सब है बेटा, लेकिन उसको पार पाना एक बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए अगर आपको हमसे कोई मदद चाहिए, कोई भी ऐसी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, तो आप पर्सनल टीचर से जाके मिलें जिससे आप कंफर्टेबल है। मैं नहीं कहता सिर्फ मेरे पास ही आओ, जिन टीचर से आप कंफर्टेबल है उनसे जाके आप बात करें, इस बारे में उन्हें बताएं कि इस तरह की चीज मेरे साथ हो रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे बेटा, सभी तरफ से जहां जहां पॉसिबल है वो चीजें होंगी। ठीक है, 9468960005। आप तो मैसेज छोड़ा करो जो भी है, और बाय द वे रिप्लाई आने में थोड़ा सा समय लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत सारे मैसेज रोज के पड़े रहते हैं तो समय लग जाता है। तो आप तो डायरेक्ट ही मेरे से यहीं पर मिल लिया करो, क्या दिक्कत है क्लास के बाद। क्योंकि आप क्लास में अनाउंस होगा एक दिन, आपको आएंगे कि कुछ SRG ग्रुप बनेगा, आप स्पेशल रैंकर ग्रुप। तो ये बात मैंने पहले से आपको इंडिकेट कर दी। अगर वो ग्रुप बनाया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा थोड़ा भी पीछे उसको हम अवॉइड कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब नहीं इस बात में। उनके लिए भी अब प्लानिंग चल रही है कि जो थोड़ा पीछे चल रहा है उसके लिए क्या किया जाए, उसको किस तरह से आगे लाया जाए, उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। बच्चा जो SRG में जाएगा वो बैठेगा आपके साथ ही, उसको कहीं नहीं ले जा रहे अलग, बैठना उसको यही है, वो पढ़ेगा यही बैठकर। लेकिन क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसके लिए कुछ बनता है, वो अब तक कांस्टेंट करता आ रहा है तो उसका एक क्राइटेरिया सेट हो जाएगा कि इसके ऊपर वो SRG में रहेगा। और अगर आगे चलकर वो उससे नीचे भी आता है तो उसको वहां से हटा भी सकते हैं। ये क्राइटेरिया आपको डिस्कस करेंगे, सर लोग आएंगे यहाँ पर, कुलदीप सर और ये पुष्कर सर, तो वो बात करेंगे आपसे, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे पीछे हैं वो इस बात से चिंता मत करना, उनके साथ भी लगातार चीजें अच्छी होंगी और उसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं कि क्या किया जाए आगे की तरफ। ठीक है बच्चा, चलो, थैंक यू।